आदित्य को लगा कि कहीं आरोही को उस पर शक तो नहीं हो गया। अपने इस डाउट को दूर करने के लिए आदित्य ने आरोही के हाथ से वो किताब ली और उसे ध्यान से देखने का नाटक करने लगा, जैसे वो पहली बार ये किताब देख रहा हो। ये कैसी बुक है? देखने में तो बहुत पुरानी लग रही है। एंशिएंट बुक्स कब से पढ़ने लगी तुम? आदित्य ने किताब से बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा। आरोही ने सब सच बताया कि कैसे ये किताब उसकी अलमारी में अपने आप आ गई और उस जगह से पेंटिंग गायब हो गई। आरोही की पूरी बात सुनने के बाद आदित्य को जब यकीन हो गया कि आरोही उस पर कोई शक नहीं कर रही, तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। आपको पता है सैल्विनोस क्या होता है? आदित्य की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए आरोही ने पूछा। आरोही को जैसे फुल कॉन्फिडेंस था कि आदित्य को इसके बारे में पता होगा। आरोही का सवाल सुनकर आदित्य ने वो किताब सामने पड़ी टेबल पर रख दी और आराम से सोफे पर पीठ टिकाकर बैठते हुए कहा, थोड़ा बहुत पता है। आरोही को ये सुनकर थोड़ी शांति मिली कि एटलीस्ट उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मिल ही जाएंगे। आरोही ने आदित्य से सारा मैटर बताते हुए कहा, ओके, सो इस बुक में लिखा हुआ है कि सैल्विनोस के सपने मोस्टली सच होते हैं और आज सुबह ठीक वैसा ही हुआ। मैंने सुबह सपना देखा कि मॉम की तबीयत खराब हो गई है और फिर रियल में ऐसा हो गया। और तो और उस सपने में देखा एक एक इंसिडेंट सच हुआ, लाइक टाइम, मेरा रिएक्शन, एवरीथिंग। सो प्लीज आपको जो भी पता हो सैल्विनोस और इस बुक के बारे में मुझे बता दीजिए। आई रियली डोंट वांट कि मेरा कोई भी सपना सच हो, क्योंकि मेरे ज्यादातर सपने बुरे होते हैं। आदित्य ने बिल्कुल आराम से आरोही की पूरी बात सुनी, फिर अपने पैंट की जेब से सिगरेट निकाली और टेबल पर रखे लाइटर से उसे जला लिया। इसी के साथ आदित्य ने सिगरेट की एक कश लेते हुए सैल्विनोस के बारे में बताना शुरू किया। मेरे दादाजी बचपन में बहुत सी कहानियां सुनाया करते थे द ग्रेट सैल्विनोस के बारे में, कि वो कैसे होते हैं, क्या करते हैं। जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग सैल्विनोस गॉड एंजल्स होते हैं जो नेचर में बैलेंस बनाकर रखते हैं। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है जहाँ से वो पृथ्वी पर होने वाली हर घटना पर नजर रखते हैं और कोई मुसीबत आने पर उसे हैंडल करते हैं। गॉड एंजल्स, तो सैल्विनोस का मुझसे क्या कनेक्शन है? मेरे सपने क्यों सच हो रहे हैं? मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। आरोही ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। क्या पता तुम भी एक सैल्विनो हो? आदित्य ने सीरियस टोन में जवाब दिया। आदित्य की बात सुनकर आरोही शॉक्ड हो गई। वो और सैल्विनोस, ये तो इम्पॉसिबल था। आरोही को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं सैल्विनोस नहीं हो सकती। आई नो मैं नॉर्मल हूँ, मुझे पता है कुछ अजीब चीजें हो रही है मेरी लाइफ में करंटली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अजीब हूँ। कहते हुए आरोही अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगी। आरोही ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वो कोई आम इंसान नहीं है। आदित्य ने जब देखा कि आरोही ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और पैनिक हो रही है, तो उसे काम करते हुए कहा, वैसे ये भी हो सकता है कि सैल्विनोस तुम्हें कोई मैसेज देना चाहते हो सपनों के जरिए। तुम्हारी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से बताकर वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हो। और देखो, इसके लिए तुम्हारा सैल्विनो भी होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। कहते हुए आरोही ने चैन की सांस ली। वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि वो किसी अदर वर्ल्ड के लोगों में से है। पर जब आदित्य ने ये कहा तो आरोही को थोड़ी शांति मिली। लेकिन आरोही के सवाल यहाँ खत्म नहीं हुए। अभी उसे ये जानना था कि आदित्य ने उसकी मॉम को ठीक कैसे किया। क्या राज है उस लॉकेट का? ये जानने के लिए आरोही ने आदित्य से फिर सवाल किया। अच्छा, अब ये बताइए, आपने मॉम को कैसे ठीक किया? क्या हुआ था उनको? उनकी पूरी बॉडी ब्लू हो गई थी, मैंने देखा था। पर फिर आपने लॉकेट से पता नहीं कैसे सब ठीक कर दिया। क्या है ऐसा उस लॉकेट में? आरोही के इस सवाल पर आदित्य ने ऐसी शक्ल बनाई कि देख के ही मालूम पड़ रहा था कि वो आरोही के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। आदित्य को चुप देखकर आरोही ने फिर कहा, हेलो, बताइए। सॉरी, ये अभी नहीं बता सकता मैं तुम्हें, बट आई प्रॉमिस सही टाइम आने पर जरूर बता दूंगा। और तब तक तुम भी वादा करो कि मुझसे नहीं पूछोगी इसके बारे में। कहते हुए आदित्य ने हाथ आगे बढ़ाया। आरोही भी समझ चुकी थी कि अब आदित्य आगे कुछ नहीं बताने वाला है। तो
उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और आदित्य से प्रॉमिस किया कि वो तब तक उस लॉकेट के बारे में नहीं पूछेगी जब तक आदित्य खुद से नहीं बता देता। अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है, घड़ी की ओर इशारा करते हुए आरोही ने कहा। इस सवाल जवाब के चक्कर में रात के 10 बज चुके थे। आदित्य की नजर जब घड़ी पर पड़ी तो वो भी अपनी जगह से तुरंत उठ गया और कहा, हाँ देर तो हो चुकी है, जल्दी घर जाओ अब तुम, आंटी वेट कर रही होंगी। बाय कहते हुए आरोही वहां से चली गई। आरोही के जाने के बाद जैसे ही मेन डोर लॉक करके आदित्य थोड़ा आगे बढ़ा कि फिर से डोरबेल बजी। आदित्य को लगा फिर से आरोही कोई नया सवाल लेकर आ गई, तो झुंझलाते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने इस बार भी आरोही खड़ी थी। इससे पहले आदित्य कुछ पूछ या बोल पाता, आरोही ने चाकू से आदित्य पर हमला कर दिया। चाकू के बार से आदित्य वहीं गिर पड़ा और आदित्य की जमीन पर गिरते ही आरोही वहां से गायब हो गई। सुबह के 9 बज रहे थे। आदित्य बिल्डिंग के बाहर कार पार्क कर आरोही का इंतजार कर रहा था ताकि वो आरोही को कॉलेज ले जा सके। कार में एसी ऑन होने के बावजूद भी आदित्य को बहुत गर्मी लग रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो परेशान होकर आदित्य कार से बाहर उतर गया और वहीं आसपास टहलने लगा। आदित्य को टहलते हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि आरोही स्कूल बैग टांगे वहां पहुंची। बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं क्या? आरोही ने आंखें सिकोड़ते हुए आदित्य से पूछा। हाँ नहीं, मतलब इंतजार कर रहा था पर बहुत देर से नहीं, सिर्फ 20 मिनट से खड़ा हूं धूप में, आदित्य ने अपनी रिस्ट वॉच की ओर देखते हुए कहा। आदित्य का पूरा चेहरा इस वक्त गर्मी और तेज धूप की वजह से लाल हो गया था। आदित्य को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो धूप की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। खड़ी क्यों हो अब? जल्दी बैठो, कॉलेज टाइम से जाना है तो, कार का डोर ओपन करते हुए आदित्य ने कहा। आरोही भी आदित्य को फ्रस्ट्रेट होता हुआ देखकर ज्यादा कुछ नहीं बोली और चुपचाप कार में बैठ गई। आरोही के बैठते ही आदित्य भी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, पर बिल्डिंग से कुछ दूर आगे बढ़ते ही आदित्य अब नॉर्मल होने लगा। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। जो आंखें अभी तक खूबसूरत लगती थी वो अब डरावनी लगने लगी। आदित्य की आंखों का सफेद हिस्सा भी काला हो गया और दांत बाहर की तरफ बढ़ने लगे। इसके साथ ही आदित्य ने अब कार की स्पीड भी बढ़ा दी थी। बिजली की तेजी से आदित्य कार ड्राइव कर रहा था। आज बैक सीट पर बैठी आरोही आदित्य के बदलते रूप को तो नहीं देख पा रही थी, पर कार की लगातार बढ़ती स्पीड जरूर नोटिस कर रही थी। पर क्योंकि उसके लेट आने की वजह से आदित्य पहले ही गुस्से में था, इसलिए आरोही ने कुछ बोला नहीं और चुपचाप बैठी रही। देखते देखते कुछ ही देर में कार एक सुनसान जगह पर पहुंच चुकी थी। आदित्य ने वहां पहुंचते ही झटके से कार को रोका और तुरंत बाहर उतरकर बैक सीट का डोर ओपन किया। आरोही कंफ्यूज होकर आदित्य को देखने लगी। यहां क्यों गाड़ी रोकी? कहते हुए आरोही आदित्य की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी, पर आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और आरोही का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे कार से बाहर निकाल दिया। आदित्य के अचानक से ऐसा करने से आरोही का बैलेंस बिगड़ गया और कार से बाहर आते ही वो जमीन पर गिर पड़ी। आरोही जैसे ही जमीन पर गिरी, आदित्य तेजी से उसकी तरफ बढ़ा तो आरोही को लगा शायद वो उसकी हेल्प करने आ रहा है, पर थोड़ी ही देर में आरोही का ये भ्रम टूट गया जब आदित्य उसे उठाने के बजाय खुद भी वहीं जमीन पर बैठ गया। तुम्हें तो मैं कल ही पहचान गया था जब आरोही के जाने के बाद मेरे सामने आई तुम, पर ये देखकर मुझे अभी तक हैरानी हो रही है कि क्या सोचकर मुझे चाकू से मारने की कोशिश की तुमने, ये जानते हुए भी कि मैं ऐसी छोटी सी चीज से नहीं मारा जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यहां क्या कर रही हो तुम? आदित्य ने गुस्से से भरकर आरोही से पूछा। आरोही अभी भी ठीक वैसे ही जमीन पर बैठी कंफ्यूज शक्ल बनाकर आदित्य को देखे जा रही थी। कुछ पूछा मैंने, जवाब दो, आदित्य ने फिर से उसी गुस्से भरे अंदाज में पूछा। क्या जवाब दूं? खुद लेकर आए हो मुझे यहाँ और मुझसे सवाल कर रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ?
आरोही ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। आरोही के इस जवाब से आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर से उसका चेहरा डरावने रूप में बदलने लगा। उसकी आंखें, उसके दांत सब बेहद खौफनाक लग रहे थे। मेरे साथ गेम्स खेलने की कोशिश मत करो काव्या। जितना पूछ रहा हूं सीधा सीधा जवाब दो उसका। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा। काव्या को जब समझ आ गया कि आदित्य उसे पहचान चुका है तो वो जोर जोर से हंसने लगी। आज काव्या ने सोचा था कि वो अगर आरोही के जैसे कपड़े पहनकर आदित्य के सामने आएगी और आरोही की जैसी बातें करेंगी तो आदित्य उसे नहीं पहचान पाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आदित्य को एसी में बैठने के बावजूद भी अचानक से हद से ज्यादा गर्मी लगने लगी थी, तभी आदित्य समझ गया था कि ये हरकतें काव्या ही कर रही थी। उस वक्त आदित्य को महसूस हो गया था कि उसकी नसों में बह रहा खून बॉइल हो रहा है। इसलिए वो तुरंत कार से बाहर आकर अपनी जेब से A+ के साइन वाला अपना लॉकेट निकाल लिया और उसे मुट्ठी में बंद कर लिया। लॉकेट को मुट्ठी में बंद करते ही आदित्य का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा। आदित्य को अब तक पता चल चुका था कि काव्या यहीं कहीं आसपास थी, इसलिए वो अब टहलने का नाटक करने लगा था ताकि वो काव्या को ढूंढ सके। पर काव्या कहीं नहीं दिख रही थी। तभी आदित्य ने देखा कि आरोही स्कूल बैग टांगे उसके पास आ रही थी। आरोही और आदित्य के अलावा और कोई नहीं था वहां। ये देखकर आदित्य को आरोही पर शक हुआ कि कहीं काव्या आरोही का भेष बनाकर तो नहीं घूम रही। ऊपर से आरोही आज आते ही आदित्य से नजरें मिलाकर बात करने लगी, जबकि अक्सर वो आई कांटेक्ट अवॉइड करती थी सबसे। इससे आदित्य को पूरा यकीन हो गया कि वो आरोही नहीं काव्या ही है। इधर काव्या अभी भी जमीन पर बैठे पागलों की तरह हंस रही थी। वहीं आदित्य काव्या को ऐसे हंसते हुए देख गुस्से से जलने लगा, पर काव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उल्टा और जोर जोर से हंसे जा रही थी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत के लिए। मेरी मानो तो योगा ट्राई करो, उससे ना गुस्सा फुल कंट्रोल में रहता है। अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए काव्या ने कहा, मैंने पूछा क्यों आई हो तुम यहाँ, सिर्फ उसका जवाब दो। आदित्य ने काव्या के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। दरअसल काव्या देखने में हूबहू आरोही की जैसी थी। अगर उन दोनों में कोई अंतर था तो वो था नेचर का। जहां आरोही बिल्कुल सिंपल और शांत स्वभाव की थी, वहीं काव्या उतनी ही बोलतू और कॉम्प्लेक्स थी। काव्या कब क्या सोचती और करती इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाता था। आदित्य काव्या को बचपन से जानता था, इसलिए वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती थी कि काव्या इतनी आसानी से अपने मंसूबे नहीं बताने वाली। यही सोचकर आदित्य ने अपने गुस्से पर काबू किया और शांति से मामले को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारा यहाँ कोई दुश्मन भी नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो और किसके लिए? दुश्मन? जब अपने माँ बाप ही दुश्मन बन गए हो तो दूसरे दुश्मनों की क्या जरूरत है? काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया। काव्या ये कहते हुए हंस तो रही थी, पर उसकी आंखों में एक दर्द दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ताना दे रही हो खुद को। काव्या की इस बात का जवाब देने की बजाय आदित्य ने उसे हाथ का सहारा देकर जमीन से उठाया और कहा, जिस पास से सब आगे बढ़ चुके हैं तुम क्यों वहां उलझी हुई हो? आगे बढ़ो लाइफ में। आदित्य की बात सुनकर काव्या एक बार फिर हंसने लगी। पास्ट? मैं कोई दुर्घटना नहीं थी जो मुझे भूलकर आगे बढ़ गए सब। मैं नहीं भूली कुछ और ना किसी को भूलने दूंगी। मेरे साथ जो कुछ किया तुम लोगों ने वो भूलने लायक नहीं था, अपराध था, और इस अपराध की सजा तुम सबको मिलेगी। कोई नहीं बचेगा। उस दिन तो बचा लिया तुमने उस कात्यायनी को, पर कब तक? एक ना एक दिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। सब कुछ छीन लूंगी उस आरोही से, सब कुछ। आज नहीं तो कल काव्या का कहर सब पर बरसेगा, याद रखना। कहते हुए काव्या हवा में गायब हो गई। काव्या के जाने के बाद आदित्य थोड़ी देर तक वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर वो भी कॉलेज के लिए निकल गया। पर थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर आदित्य को ख्याल आया कि वो काव्या के चक्कर में तो ये भूल ही गया कि उसे आरोही को कॉलेज छोड़ना था।
याद आते ही आदित्य ने तुरंत कार वापस घर की ओर मोड़ी और स्पीड में ड्राइव करता हुआ घर पहुंचा। आदित्य की टाइमिंग आज अच्छी थी कि बिल्डिंग के सामने पहुंचते ही उसे आरोही मिल गई। आदित्य को सामने देख आरोही उसके पास गई। आज कॉलेज नहीं गए आप? आरोही ने बिल्कुल आराम से पूछा। आरोही को सामने खड़ा देख आदित्य को लगा था कि वो गुस्से में होगी क्योंकि आज वो टाइम से उसे कॉलेज नहीं ले जा पाया था। पर जब आदित्य ने ध्यान दिया कि आरोही कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं है तो उसने राहत की सांस ली। ऊपर से वो इतने आराम से बात भी कर रही थी तो आदित्य को मौका मिल गया आरोही की टांग खिंचाई करने का। मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम क्यों नहीं गई कॉलेज? पता भी है कितनी देर तक वेट कर रहा था मैं। चलो, नहीं जाने का मन था कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट एक बार मुझे बता तो देती। झूठा गुस्सा दिखाते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य का गुस्सा देखकर आरोही को भी लगा कि उसे बता देना चाहिए था। सॉरी, वो मैं बताना भूल गई। मॉम की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है तो मैंने सोचा आज घर पर रहकर क्यों ना उनकी हेल्प करूं। ये सब में याद ही नहीं रहा कि आपको बताऊं। आरोही ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। आरोही को सच में लग रहा था कि आदित्य ने बहुत देर तक उसका वेट किया होगा और उसके ना आने पर वो गुस्से में उसे छोड़कर चला गया। पर फिर आरोही का दिमाग ठनका कि अगर आदित्य कॉलेज चला गया था तो यहाँ क्या कर रहा है। ये बात दिमाग में आते ही आरोही ने तुरंत आदित्य से सवाल किया। 1 मिनट, अगर आप कॉलेज चले गए थे तो अभी 10 बजे यहाँ क्या कर रहे? आपको तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए था ना। आदित्य को लगने लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है। तब वो झटपट कोई बहाना सोचने लगा। आरोही ने जब देखा कि आदित्य जवाब देने के बजाय कुछ सोचने लग गया तो उसने तुरंत आदित्य के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो, कहाँ खो गए? अब आदित्य ने भी अपना अच्छा खासा बहाना सोच लिया तो उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं एक फाइल भूल गया था जो आज कॉलेज में सबमिट करनी थी, इसलिए दोबारा आना पड़ा। ओके, तो मिल गई फाइल? आरोही ने पूछा। हाँ, मिल गई, बस अब निकल ही रहा था वापस कॉलेज, आदित्य ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा और तुरंत वहां से निकल गया। आरोही वहीं खड़ी शॉक्ड होकर आदित्य को जाते देखती रही। स्ट्रेंज। खैर, मुझे क्या, कहते हुए आरोही भी अपने घर चली गई। आज दूसरा दिन था जब आरोही कॉलेज नहीं गई। रेयान को ये बात कुछ अटपटी लग रही थी क्योंकि नॉर्मली आरोही कभी एब्सेंट नहीं होती थी। ऊपर से लगातार 2 दिन तो कभी एब्सेंट नहीं हुई आरोही। कहाँ गायब हो गई यार आरोही? अब क्या डांडिया नाइट्स खत्म होने के बाद ही कॉलेज आओगी? परेशान होते हुए रेयान ने मन ही मन कहा। रेयान आरोही के साथ डांडिया नाइट्स में परफॉर्म करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, पर आरोही के अचानक से गायब हो जाने की वजह से उसे अब ये मौका अपने हाथ से ज्यादा दिखाई दे रहा था। वो बस कैसे भी आरोही के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और ये परफॉर्मेंस और उसकी रिहर्सल एक अच्छा बहाना था आरोही के साथ टाइम स्पेंड करने का। ये मौका रेयान कभी गंवाना नहीं चाहता था। ये जानने के लिए कि आरोही क्यों नहीं आ रही कॉलेज, रेयान ने सोचा क्यों ना आदित्य से पूछ लिया जाए, क्योंकि अक्सर आरोही उसी के साथ कॉलेज आती थी। ऐसे में उसे अच्छे से पता होगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है आरोही को जो वो कॉलेज नहीं आ रही। यही सोचकर रेयान आदित्य के केबिन की ओर गया। जल्दी से अकड़ू एचओडी मिल जाए तो पता कर लो कि कहाँ है आरोही। सुबह से 3 बार आ चुका हूँ इसके केबिन में, पर अभी तक एक बार भी सामने नहीं आया कमीना। कहते हुए रेयान बार बार आदित्य के केबिन पर चक्कर लगा रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। टीचर को गाली देना शोभा नहीं देता इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को। रेयान ने पलट कर देखा तो सामने आदित्य खड़ा था। अचानक से आदित्य को अपने पीछे देखकर रेयान डर गया। कहीं इस गलती के लिए आदित्य उसे कॉलेज से रस्टिकेट न कर दे। ये सोचकर रेयान का गला सूखने लगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, वो मैं आपको नहीं बोल रहा था, हड़बड़ाते हुए रेयान ने कहा। अच्छा, फिर किसे बोल रहे थे? आदित्य ने गुस्से से आईब्रोज ऊपर करते हुए कहा। रेयान के पास कोई झूठ नहीं था अब बोलने को, तो वो चुपचाप सिर झुका के खड़ा हो गया। अपनी क्लास में जाओ तुरंत,
दोबारा यहाँ दिखे तो प्रिंसिपल को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। कहते हुए आदित्य ने अपने कैबिन में जाकर डोर अंदर से लॉक कर लिया। रेहान भी चुपचाप अपनी क्लास में चला गया। इधर आरोही आज पूरा दिन घर पर रहने वाली थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि टाइम पास करने के लिए क्या करे। बहुत सोचने पर भी जब कुछ ढंग का समझ नहीं आया तो आरोही टीवी देखने लगी। आरोही को डेली सोप्स देखना पसंद नहीं था, तो अपने खाली टाइम में मोस्टली डॉक्यूमेंट्रीज देखा करती थी। आज भी आरोही एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि तभी अचानक से अपने आप टीवी का चैनल बदल गया और कोई सीरियल वाला चैनल लग गया। आरोही को लगा रिमोट में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस चैनल चेंज कर दिया। 5 मिनट बीते तो फिर वैसा ही हुआ और अपने आप टीवी पर सीरियल वाला चैनल लग गया। जब दोबारा ये हुआ तो आरोही रिमोट चेक करने लगी। अब रिमोट में क्या हो गया? चैन से टीवी भी नहीं देख सकती मैं। रिमोट को बेड पर मारते हुए आरोही ने कहा और 2-3 बार ऐसा करने के बाद आरोही ने वापस चैनल चेंज कर दिया, पर इस बार भी फिर वही हुआ। बार बार आरोही डॉक्यूमेंट्री लगा दी और हर बार चैनल अपने आप चेंज हो जाता और सीरियल चलने लगता। जब लगातार ये होने लगा तो आरोही परेशान हो गई और टीवी ही बंद कर दिया, पर थोड़ी देर में अपने आप टीवी ऑन हो गया। इसके साथ ही टीवी पर वापस से वही सीरियल चलने लगा। आरोही अब थोड़ा घबराने लगी। अरे यार, क्या हो रहा है ये? परेशान होते हुए आरोही ने कहा और दोबारा टीवी ऑफ किया। जैसे ही आरोही टीवी ऑफ करके बेड पर वापस आई, तुरंत टीवी फिर से ऑन हो गया। बार बार चैनल चेंज होने और टीवी ऑन होने से अब आरोही बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तो उसने डिसाइड किया कि अब जो चल रहा है टीवी पर वही देखेगी और चुपचाप सीरियल देखने लगी। सीरियल का नाम था बदला। आरोही ने जब ध्यान दिया तो उस सीरियल में जो लड़की लीड कैरेक्टर के रोल में थी वो आरोही की शक्ल की थी। आरोही ये देखकर शॉक्ड हो गई और अब आगे की स्टोरी ध्यान से देखने लगी। दरअसल उस लड़की का आज कत्ल होने वाला था। सीरियल में दिखाया जा रहा था कि लीड कैरेक्टर जो आरोही जैसी दिखती थी, उसे कुछ लोग गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। गला दबाने वाले जो लोग थे उनमें आरोही के डैड जैसा दिखने वाला भी एक आदमी था। आरोही ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। कुछ गड़बड़ है आरोही, या तो तू कोई सपना देख रही है या फिर पागल हो गई है, जो तुझे सीरियल के इन कैरेक्टर्स में अपनी और अपने डैड की शक्ल दिख रही है। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए आरोही ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर में सीरियल में दिखाया जाने लगा कि वो लड़की बस मरने वाली है। तभी एक और औरत उस लड़की के पास आकर खड़ी हुई। आरोही ने उस औरत को देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल वो औरत कात्यायनी जैसी दिखती थी। आरोही को अब लगने लगा कि ये सीरियल नहीं, शायद कोई उसे उसकी स्टोरी दिखा रहा है। तभी सारे कैरेक्टर्स उसके फैमिली मेंबर्स जैसे दिखते थे। बस समस्या ये थी कि अगर ये सीरियल आरोही की स्टोरी दिखा रहा था तो उसमें आरोही के डैड जिंदा कैसे थे? और जिंदा थे भी तो वो आरोही को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सीरियल उसके डैड को उसे मारते हुए क्यों दिखा रहा है। इधर देखते ही देखते वो लड़की तड़पने लगी थी, पर जब उस लड़की ने उस औरत को अपने पास आते देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद जाग गई। इसके साथ ही आरोही को भी उम्मीद हो गई कि उसकी मॉम जैसी दिखने वाली वो औरत उस लड़की को मरने से बचा लेगी। पर उस औरत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो भी जाकर उन लोगों का साथ देने लगी जो उस लड़की का गला दबा रहे थे। थोड़ी देर में उस लड़की ने दम तोड़ दिया और इसके साथ ही टीवी बंद हो गया। आरोही अब तक पसीने से लथपथ हो चुकी थी। डर से उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। क्या था ये? मॉम डैड ने मुझे मार दिया? ये नहीं हो सकता। जरूर कोई सपना देख रही हूं मैं। हाँ, ये सपना ही है। कहते हुए आरोही खुद को सांत्वना देने लगी। पर तभी आरोही के कमरे में एक बेसुरी आवाज गूंजने लगी। कौन कौन है यहाँ? अपने चारों तरफ देखते हुए आरोही ने कहा, मगर आरोही की बातों का कोई जवाब नहीं मिला।
ये आवाज लगातार गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद बेसुरी आवाज में लोरी गुनगुना रहा है। गुनगुनाने की इस आवाज से आरोही का सिर फट रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए और जोर से चिल्लाई, बंद करो प्लीज, कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? आरोही के इतना कहने पर अचानक से वो आवाज बंद हो गई, पर उसके बाद आरोही के कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। यह हंसी किसी लड़की की थी। ये हंसी इतनी डरावनी थी कि आरोही के रोंगटे खड़े हो रहे थे इसकी गूंज से। आरोही बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? Why are you doing this to me? आरोही ने रोते हुए कहा, मगर आरोही के आंसुओं का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इधर आदित्य कॉलेज तो चला गया था, पर उसे एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी। बार बार उसका मन घर जाने को कह रहा था। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से उसे इतनी बेचैनी क्यों फील हो रही है। किस बात का संकेत है ये? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? आदित्य ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। किसी अनहोनी के होने के अंदेशे से आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसे में अपने आप को काम करने के लिए आदित्य पानी पीने लगा और खुद को तसल्ली देने लगा कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। इधर आरोही के कमरे में गूंज रही वो आवाज अब धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी और अब हंसी के साथ वापस से लोरी भी गूंजने लगी थी हवाओं में। आरोही अब इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसके कान से खून निकलने लगा। आरोही अब दर्द से कराह रही थी। उसकी चीख पूरे घर में सुनाई दे रही थी। कात्यायनी ने जब ये सुना तो दौड़ती हुई आरोही के कमरे की तरफ भागी। इत्तेफाक से आज आरोही ने अपने कमरे का दरवाजा खुला रखा था। कात्यायनी जैसे ही आरोही के कमरे के पास पहुंची, वो झट से अंदर जाने लगी कि तभी वो डोर अपने आप लॉक हो गया। ये देख कात्यायनी के होश उड़ गए। वो बदहवास दरवाजा पीटने लगी और आरोही को पुकारने लगी, आरोही, आरोही बेटा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? एक तरफ कात्यायनी बाहर से दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रही थी और उधर कमरे के अंदर आरोही दर्द से तड़प रही थी। पर न आरोही को कात्यायनी की आवाज सुनाई दे रही थी और न कात्यायनी को वो लोरी और हंसी सुनाई दे रही थी। इधर आरोही की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब उसके मुंह से आवाज निकलना भी मुश्किल हो रहा था। आरोही को अब यकीन हो चुका था कि उसका आखिरी टाइम आ गया है। यही सोचते हुए आरोही कात्यायनी को याद करने लगी। आरोही मरने से पहले एक बार कात्यायनी का चेहरा देखना चाहती थी, उसे गले से लगाना चाहती थी, पर ऐसा अब संभव होता दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे आरोही की आंखें बंद होने लगी। कात्यायनी भी बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए अब तक थक चुकी थी। हार मानकर वो आरोही के कमरे के दरवाजे के पास वहीं बैठ गई और रोने लगी। आरोही और कात्यायनी दोनों अब तक हार मान चुकी थी। आरोही के चिल्लाने की आवाज आनी बंद हो चुकी थी। इधर कात्यायनी भी दरवाजा पीट पीट कर थक के बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर में जब कात्यायनी को होश आया तो उसने नोटिस किया कि अब आरोही की चीखने की आवाज आनी बंद हो चुकी है। आरोही को चुप देख कात्यायनी ने आरोही को पुकारा, आरोही, पर अंदर से आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। अब कात्यायनी ये सोच सोचकर पागल हुए जा रही थी कि आखिर हुआ क्या आरोही को और क्यों वो इतनी तेज चिल्ला रही थी। ऊपर से अब अचानक से आरोही के चीखने चिल्लाने की आवाज बंद हो जाना कात्यायनी के मन में कई तरह के डर पैदा कर रहा था। कहीं कुछ हो तो नहीं गया आरोही को? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कात्यायनी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। कात्यायनी बाहर से आवाज लगाने लगी आरोही को, आरोही, आरोही बेटा, क्या हुआ? डोर ओपन करो बच्चा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही आरोही? इतना कहने के बाद भी जब अंदर से आरोही की कोई आवाज नहीं आई तो कुछ सोचकर कात्यायनी हिम्मत करके उठी और फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। इस बार दरवाजे को बाहर से धक्का देने पर फाइनली डोर खुल गया। डोर खुलते ही कात्यायनी तुरंत भागती हुई अंदर गई। कात्यायनी अंदर तो आ गई थी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया कमरे में।
कात्यायनी ने कमरे के एक एक कोने को ध्यान से देखा, पर आरोही कहीं नजर नहीं आई। अरे अभी तो आवाज आ रही थी इतनी देर से, और अब अचानक से कहां गायब हो गई? हो क्या रहा है यहाँ? झुंझलाते हुए कात्यायनी ने कहा। कात्यायनी समझ नहीं पा रही थी आरोही अचानक से गायब कहां हो गई। जब अच्छे से पूरे कमरे में ढूंढने के बाद भी आरोही नहीं मिली तो कात्यायनी बहुत ज्यादा घबरा गई। आरोही, मेरा बच्चा, कहते हुए वहीं जमीन पर बैठकर कात्यायनी जोर जोर से रोने लगी। दरअसल कात्यायनी से पहले आदित्य आरोही के कमरे में आ गया था। आदित्य को जब कॉलेज में बेचैनी होने लगी तभी उसे शक हुआ कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, पर फिर उसे जैसे काव्या की सुबह की धमकी याद आई, वो तुरंत समझ गया कि जरूर काव्या ही कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। काव्या की बात याद आते ही आदित्य को देर न लगी ये समझते हुए कि आरोही और कात्यायनी खतरे में है। यही सोचकर उन दोनों को काव्या से बचाने के लिए आदित्य तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा। आरोही के घर पहुंचते ही आदित्य ने पहले तो फ्रंट डोर से जाने का सोचा, पर फिर ये सोचकर कि काव्या सतर्क हो जाएगी और ऐसे में आरोही और कात्यायनी पर खतरा और बढ़ जाएगा, आदित्य ने खिड़की से सीधा आरोही के कमरे में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर आदित्य को जिस बात का डर था वही हुआ। काव्या पहले से वहां मौजूद थी और उसने जैसे ही आदित्य को अपने सामने देखा तुरंत हमला और तेज कर दिया। काव्या अभी तक आरोही को सिर्फ तड़पा रही थी, पर आदित्य को सामने देखते ही काव्या ने बेसुरी आवाज में वो लोरी गुनगुनाना बंद कर दिया और हाथों से हवा में कुछ इशारा किया। काव्या के ऐसा करते ही आरोही की हालत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते आरोही की आंखें बंद होने लगी। ये देखकर आदित्य जोर से गुस्से में चिल्लाया, काव्या, बंद करो ये सब। इतना कहकर आदित्य जैसे ही काव्या की तरफ आगे बढ़ा वो हंसते हुए तुरंत वहां से गायब हो गई। आरोही को इस पूरी घटना के दौरान अपने सामने सिर्फ आदित्य नजर आ रहा था। काव्या उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। पर जब आदित्य काव्या का नाम लेकर चिल्लाया तो आरोही को समझ आ गया कि ये जो भी अदृश्य चीज उसे परेशान कर रही है आदित्य उसे जानता है और देख भी सकता है। आरोही को ये देख बहुत अचंभा हुआ। You know her, कहते हुए आरोही बेहोश हो गई। आरोही को बेहोश होता देख आदित्य दौड़ता हुआ आया उसके पास और अपनी गोद में आरोही का सिर रखकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। आरोही, आरोही उठ जाओ यार, आरोही के सिर पर हाथ फेरते हुए आदित्य ने कहा। पर आरोही होश में नहीं आ रही थी। आदित्य ने 2-3 बार और कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में आदित्य ने आरोही को गोद में उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा, पर बाहर जाते ही आदित्य की नजर बेहोश पड़ी कात्यायनी पर पड़ी। शिट, आप भी? कोई नहीं, आपका भी इलाज करूंगा, पर पहले आपकी बेटी की बारी है, तब तक रेस्ट करिए आप। कहते हुए आदित्य ने आरोही के कमरे का दरवाजा वापस लॉक किया और आरोही को लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर आदित्य ने सबसे पहले आरोही को बरामदे में सोफे पर लेटा दिया और अपने कमरे से गंगाजल लाकर आरोही पर छिड़कने लगा। आरोही, आरोही होश में आओ, गंगाजल छिड़कते हुए आदित्य ने कहा। गंगाजल छिड़कने के बाद भी आरोही को होश नहीं आया तो आदित्य परेशान होने लगा। कुछ देर सोचकर आदित्य ने अपने पास से A+ के साइन वाला लॉकेट निकालकर आरोही के हाथ में रख दिया और सोफे के पास जमीन पर बैठकर आरोही के होश में आने का इंतजार करने लगा। देखते देखते 2 घंटे बीत चुके थे। आदित्य अभी भी आरोही का हाथ पकड़कर बैठा उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तो आदित्य को अब डर लगने लगा कि कहीं आरोही को सच में कुछ कर तो नहीं दिया काव्या ने। आदित्य ने तुरंत आरोही की नब्ज चेक की तो पता चला आरोही अभी भी नॉर्मल स्पीड से सांसें ले रही थी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी आरोही होश में क्यों नहीं आ रही। आदित्य जानना चाहता था कि काव्या ने किस तंत्र से आरोही पर हमला किया था जिसकी वजह से वो ऐसी गहरी नींद में चली गई है कि लॉकेट भी नहीं जगा पा रहा है। क्या कर दिया है काव्या ने तुम्हारे साथ? आदित्य ने दुखी होकर कहा। आदित्य को काव्या पर जितना गुस्सा आ रहा था खुद के लिए वो उतनी ही गिल्ट फील कर रहा था। ये सब मेरी गलती है, न मैं आज तुम्हें अकेले छोड़ के जाता और न काव्या को तुम्हें चोट पहुंचाने का मौका मिलता। आई एम सो सॉरी आरोही,
मैंने तुमसे सब कुछ छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। एटलीस्ट तुम अवेयर तो रहती काव्या से। कहते हुए आदित्य खुद को कोस रहा था, तभी उसे काव्या के हंसने की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या सामने खड़ी थी। अवेयर रहती तो भी क्या मेरे सामने टिक पाती तुम्हारी स्लीपिंग ब्यूटी? कहते हुए काव्या जोर जोर से हंसने लगे। काव्या को अपने सामने देख आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत उठा और आगे बढ़ के काव्या का गला पकड़ लिया। क्या किया है तुमने आरोही के साथ? हाँ, ठीक करो ये जो भी है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या का गला और तेज दबाते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य के ऐसा करने से काव्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो खांसने लगी। मुझे मार के कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। मुझे मार दोगे तो ये याद रखना, तुम्हारी ये स्लीपिंग ब्यूटी कभी नहीं जागेगी। इसे सिर्फ मैं ही जगा सकती हूँ, और अगर तब भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर भूल जाओ इसे। खांसते हुए टूटी फूटी आवाज में काव्या ने कहा। काव्या की ये बात सुनकर आदित्य ने अपने गुस्से पर काबू किया और काव्या का गला छोड़ दिया। आदित्य के हाथ से छूटते ही काव्या जमीन पर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है इस आरोही के लिए? मर्जी है तुम्हारे, तुम क्यों इतने बेचैन हो इसे ठीक करने के लिए? ताकि इसके साथ घूम सको या फिर कुछ और माजरा है? एक मिनट, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे तुम? क्या है वो राज? बता दो तो अभी आरोही ठीक हो जाएगी। शक भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखते हुए काव्या ने ऑफर दिया। इस समय आदित्य की शक्ल देखकर बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि वो काव्या के ऐसे किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं था। मुझे तुम्हारी इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना पूछा उतना बताओ चुपचाप। क्या किया है तुमने आरोही के साथ? दांत पीसते हुए गुस्से में आदित्य ने कहा। आदित्य की बात सुनकर काव्या फिर से हंसने लगी, पर अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए काव्या ने कहा, बड़ी ही जल्दी में हो? चलो कोई बात नहीं, ना बताओ राज, मैं खुद पता कर लूंगी। फिलहाल तुम्हारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट में एक और प्रॉब्लम जुड़ गई है। पहले जाकर उसे सॉल्व करो, फिर आरोही को ठीक करना। इतना कहकर काव्या वहां से गायब हो गई। आदित्य उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आदित्य अब सोचने लगा कि आरोही के अलावा और कौन सी नई प्रॉब्लम है उसके सामने। तभी आदित्य को कात्यायनी का ख्याल आया। ओह नो, कात्यायनी आंटी, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं कर दिया काव्या ने? कहते हुए आदित्य तेजी से आरोही के घर जाने के लिए निकला। जैसे ही आदित्य ने अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। अपने घर के सामने पुलिस को खड़ा देखकर आदित्य दंग रह गया। एक्सक्यूज मी सर, कुछ हुआ है क्या? आदित्य ने एक पुलिस ऑफिसर से पूछा। हाँ, कात्यायनी मैम की बेटी आरोही को किसी ने किडनैप कर लिया है, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। ऑफिसर की बात सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। तो इस मुसीबत की बात कर रही थी काव्या। आदित्य ने एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए आदित्य ने अब सबसे पहले अपने घर का दरवाजा बाहर से लॉक किया, ताकि किसी को ये ना पता चल जाए कि आरोही उसी के घर में है, वरना सब उसे ही किडनैपर समझ लेते। आदित्य अब जैसे ही आरोही के घर के अंदर जाने लगा तो एक ऑफिसर ने उसे रोकते हुए पूछा, रुके, आप कौन? एक्चुअली घर की जांच चल रही है अभी, ताकि किडनैपर का कोई सुराग मिल जाए। तो फिलहाल कोई बाहर वाला अंदर अलाउड नहीं है। एक बार जांच पूरी हो जाए फिर अंदर जा सकते हैं आप। ऑफिसर की बात सुनकर आदित्य कुछ कह नहीं जा रहा था कि तभी आरोही के घर के अंदर से कात्यायनी की आवाज आई। अरे इसे आने दीजिए ऑफिसर, घर का ही सदस्य है ये भी। कात्यायनी की बात मानकर ऑफिसर ने आदित्य को घर के अंदर जाने दिया। अंदर जाते ही आदित्य सबसे पहले कात्यायनी के पास गया। आंटी, क्या है ये सब? पुलिस किसने बुलाई? आदित्य ने सवालिया नजरों से कात्यायनी की ओर देखते हुए पूछा। आरोही को किसी ने किडनैप कर लिया है, मेरे होते हुए भी उसे कोई उठा कर ले गया। कात्यायनी ने
सिसकते हुए कहा। कात्यायनी को ऐसे रोता देख आदित्य को भी बुरा लग रहा था, पर वो कात्यायनी को ये बता भी नहीं सकता था कि आरोही को किसी ने किडनैप नहीं किया। अगर आदित्य कात्यायनी को ये बता देता कि आरोही उसके पास है, तो कात्यायनी 1000 सवाल पूछती, और इस वक्त सवाल जवाब में टाइम वेस्ट करना आरोही की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। यही सोचकर आदित्य ने कात्यायनी से कुछ नहीं बताया और उसे सांत्वना देने लगा। परेशान मत होइए आंटी, आरोही जहां भी होगी सेफ होगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी, कात्यायनी के आंसू पोंछते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य की बात सुनकर कात्यायनी को भी थोड़ी हिम्मत मिली, पर वो अभी भी आरोही के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। जाने किस हाल में होगी आरू, मैंने उसकी चीखने की आवाज सुनी थी, पर अंदर से डोर लॉक था, इस वजह से मैं अंदर नहीं जा सकी। मेरी बच्ची को अकेले मुसीबत का सामना करना पड़ा। कहते हुए कात्यायनी फिर रोने लगी। कात्यायनी को आरोही के लिए रोता देख आदित्य को काव्या पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आदित्य ने अब डिसाइड किया कि वो जल्द से जल्द आरोही को ठीक करेगा, भले इस काम में काव्या उसकी हेल्प करे या ना करे। यही सोचकर आदित्य अपने घर वापस आ गया। घर आते ही आदित्य सबसे पहले आरोही के पास इस उम्मीद से गया कि शायद वो अब तक होश में आ गई हो, पर आरोही को अभी भी बेहोश देख आदित्य की सारी उम्मीद टूट गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं काव्या, गुस्से से चिल्लाते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य को इस वक्त काव्या पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो सामने मिल जाती तो आदित्य उसे जान से मारने में भी जरा देर नहीं करता। पर आदित्य को ये भी पता था कि अगर उसने काव्या को मार दिया तो आरोही को ठीक करना और मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से अभी कुछ देर पहले कात्यायनी की जो हालत देखी आदित्य ने, उसके बाद तो आरोही को जल्द से जल्द ठीक करना उसकी प्रायोरिटी बन गई थी। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी तुम्हें ठीक करने का उपाय ढूंढ लूंगा, आई प्रॉमिस, आरोही का हाथ पकड़कर आदित्य ने कहा। शाम से रात हो चुकी थी। कात्यायनी के घर से पुलिस भी जा चुकी थी। अब घर में अकेले कात्यायनी ही बची थी, जो शाम से ही मोबाइल फोन को सामने रखकर बैठी थी कि जाने कब किडनैपर्स का कॉल आ जाए। कात्यायनी को इस बात का भी स्ट्रेस हो रहा था कि अगर किडनैपर्स कॉल करेंगे और ध्यान कहीं और रहने के कारण वो रिसीव नहीं कर पाई तो गुस्से में किडनैपर्स आरोही को कुछ कर देंगे। इस ख्याल से कात्यायनी की रूह कांप जा रही थी कि जाने किस तरह से आरोही को टॉर्चर कर रहे होंगे किडनैपर्स। नहीं नहीं, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें, तुम्हारी मॉम जल्दी ही ढूंढ लेगी तुम्हें। मेरे होते हुए कोई चोट नहीं पहुंचा सकता मेरी बच्ची को, कभी नहीं। खुद को हिम्मत देते हुए कात्यायनी ने मन ही मन कहा। इधर आदित्य अभी भी आरोही के पास बैठा उसे ठीक करने का उपाय सोच रहा था। तभी उसे कुछ याद आया तो वो झट से उठा और अपने कमरे से जाकर कोई किताब ढूंढने लगा। थोड़ी देर ढूंढने पर ही आखिरकार वो किताब उसे मिल गई। ये कोई मंत्रों की किताब थी और ये भी स्वप्नावली जैसी पुरानी और अनोखी थी। आदित्य ने बुक उठाया और बरामदे में आकर उसमें कुछ ढूंढने लगा। दरअसल आदित्य उस किताब में काव्या के जादू का तोड़ ढूंढ रहा था। बस एक बार तुम्हें होश में लाने का उपाय मिल जाए, मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। किताब के पन्ने पलटते हुए गहरी सांस लेकर आदित्य ने कहा। आदित्य बुक में उपाय ढूंढ ही रहा था कि काव्या वहां आ गई और आते ही आदित्य के चारों ओर टहलने लगी। सफेद किताबों में काले जादू का तोड़ नहीं मिलता, मेरी सलाह मानो तो छोड़ दो कोशिश करना, क्योंकि मुझे और तुम्हें दोनों को पता है कि तुम आरोही को कभी ठीक नहीं कर सकते, मुस्कुराते हुए काव्या ने कहा। इस पर आदित्य को गुस्सा तो बहुत आया, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम मेरी सलाह मानो तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि तुम्हें यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। रही बात तुम्हारे काले जादू का तोड़ ढूंढने की, तो ये मत भूलो कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज की किरण के साथ मिट ही जाता है। और हाँ, आरोही को तो मैं ठीक कर ही लूंगा, तुम अब अपनी चिंता करो तो ज्यादा बेहतर होगा। आदित्य की बात पर काव्या बुरी तरह से झल्ला गई। उसने आदित्य से इस तरह के जवाब की कोई उम्मीद नहीं की थी, बल्कि वो तो सोच के आई थी कि आदित्य अब उसके कदमों में गिरकर आरोही को ठीक करने की भीख मांगेगा।
पर अब आदित्य का कॉन्फिडेंस देखकर काव्या की सारी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। फाइन, कर लो ठीक, मैं भी देखती हूँ मेरे बिना कैसे मेरे जादू का तोड़ निकालते हो तुम, कहकर गुस्से में पैर पटकते हुए काव्या जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। वहां खड़े खड़े काव्या आदित्य को किताब में उपाय ढूंढने के लिए परेशान होता देख खुश हो रही थी। आदित्य ने बड़े कॉन्फिडेंस से कह तो दिया था कि वो काव्या के जादू का तोड़ निकाल लेगा, पर कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक डर था कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो आरोही कभी होश में नहीं आ पाएगी। मैं ये कर सकता हूँ आरोही के लिए, कहते हुए आदित्य ने खुद को हिम्मत दिया और किताब पढ़ने में लग गया। आदित्य का अंदाजा सही था, उस बुक में हर तरह के जादू का समाधान लिखा हुआ था, और हो भी क्यों ना, उसे लिखने वाले द्वेंदु हर तरह का जादू जानते थे। यही कारण है कि जब भी साल्विनोस के किसी तंत्र को किसी जादू का तोड़ ढूंढना होता तो वो सबसे पहले द्वेंदु की किताब पढ़ता। आदित्य ने अभी तक किताब के आधे पेजेस पढ़ लिए थे और अब फाइनली नेक्स्ट पेज पलटते ही उसे काव्या के जादू जैसा ही कुछ मिला। उस पन्ने पर एक सोता हुआ एक आदमी बनाया गया था। उसकी कमर पर काले रंग में एक ट्रायंगल शेप बना हुआ था, साथ में एक मंत्र भी लिखा हुआ था। आदित्य को उम्मीद थी कि ये वही मंत्र है जिसे काव्या ने आरोही पर इस्तेमाल किया था। ये निशान अगर आरोही की भी कमर पर बना है तो समस्या खत्म हो गई मेरी। ट्रायंगल के शेप में बने उस निशान को देखते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य ने सोच तो लिया कि आरोही की कमर पर निशान चेक करने का, पर आरोही को ऐसे छूने में उसे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। ये तो करना ही होगा अगर इसे जगाना है। कम ऑन आदि, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यू कैन डू इट, कहते हुए आदित्य ने आरोही की कमर से उसका टॉप हल्का सा ऊपर किया और निशान ढूंढने लगा। लकीली आदित्य को आरोही की कमर पर भी ठीक वैसा ही निशान बना मिला जैसा उस किताब में बने तस्वीर में था। ये देख आदित्य की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। यस यस, मैंने वो मंत्र ढूंढ लिया आखिरकार। अब तुम्हें और देर तक ऐसे बेहोश रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द वापस से मेरे सिर पर सवालों का बॉम्ब फोड़ सकोगी, खुश होते हुए आदित्य ने बेहोश आरोही से कहा। आदित्य को खुश होता देख काव्या उसके पास चलकर आई, ये देखने के लिए कि क्या सच में आदित्य ने उसके जादू का तोड़ ढूंढ लिया है। काव्या ने देखा कि आदित्य ने सच में वो मंत्र ढूंढ लिया है। केवल मंत्र जान लेने से मेरा जादू नहीं खत्म कर सकते तुम, ध्यान से देखो जरा उस शेप को, काव्या ने घमंड में इतराते हुए कहा। पहले तो आदित्य को काव्या की ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, पर जब उसने ट्रायंगल को ध्यान से देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उस ट्रायंगल में संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि उस जादू को तोड़ने के लिए उसका खून चाहिए होगा जिसने वो जादू किया है। ओ नो, नो वे, कोई तो दूसरा उपाय होगा, कहते हुए आदित्य किताब के पन्ने पलटने लगा। फ्री की एडवाइस, मेरे खून के सिवा और कोई तोड़ नहीं है इसका। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना। अब तुम्हें आरोही को जगाने के लिए मेरे खून की जरूरत है जो मैं देने नहीं वाली, तो अब क्या करोगे तुम? आदित्य की परेशानी को एंजॉय करते हुए काव्या ने कहा। आदित्य अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे अच्छे से पता था काव्या कभी अपना खून देने को तैयार नहीं होगी, और अगर होती भी है तो बदले में कुछ जरूर मांगेगी, जो देना आसान नहीं होगा। फिर भी आदित्य ने काव्या से पूछा, क्या चाहिए खून के बदले में? जो भी है मैं देने को तैयार हूं। अरे वाह, बड़ी जल्दी लाइन पर आ गए तुम तो। अच्छा ही है, मुझे जो चाहिए वो तो मैं ले ही लूंगी, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्यों इतने बेसब्र हो आरोही को बचाने के लिए? प्यार व्यार तो नहीं हो गया? काव्या ने शातिर अंदाज में पूछा। काव्या का सवाल सुनकर आदित्य का दिमाग घूम गया। क्या तुम पूरी सनकी हो? मतलब कुछ भी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। आरोही को सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं बस वही कर रहा हूं और कुछ नहीं, झुंझलाते हुए आदित्य ने कहा। Whatever, अगर मेरा खून चाहिए तो तुम्हें पहले कात्यायनी को जान से मारना होगा, कहते हुए काव्या आरोही के पास सोफे पर आराम से बैठ गई। पर काव्या की शर्त सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कात्यायनी आंटी को क्यों मारना चाहते हो तुम?
आदित्य ने शॉक्ड होकर पूछा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हारे ऊपर है। कात्यायनी या आरोही, किसे जिंदा देखना चाहते हो तुम? काव्या ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया और वहां से गायब हो गई। आदित्य अब बहुत बड़ी उलझन में फंस चुका था। आरोही को बचाने के लिए कात्यायनी की जान लेना बहुत बड़ा पाप होगा, पर काव्या की शर्त पूरी करने के अलावा आदित्य के पास और कोई चारा नहीं था। सुबह के 8 बज गए थे। आरोही के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सारी रात कात्यायनी के रोने की आवाजें आती रही, पर सुबह वो भी शांत थी। दरअसल पूरी रात किडनैपर्स के कॉल के इंतजार में जागने की वजह से सुबह कात्यायनी की नींद नहीं खुली। इस कारण वो अभी तक गहरी नींद में सो रही थी। तभी घर के डोरबेल के बजने की आवाज से कात्यायनी के झटके से नींद खुली। कात्यायनी को लगा शायद आरोही की कोई खबर लेकर आया है, तो वो भागती हुई दरवाजा खोलने गई। कात्यायनी ने जब दरवाजा खोला तो सामने रेयान खड़ा था। कात्यायनी रेयान को सवालिया नजरों से देखने लगी। इसके पहले कात्यायनी ने रेयान को कभी नहीं देखा था और ना वो उसे जानती थी। वजह, आरोही कभी किसी के बारे में बात ही नहीं करती थी कात्यायनी से। कात्यायनी को अपनी तरफ ऐसे देखते रेयान को भी तुरंत समझ आ गया कि वो उसे नहीं जानती। तो अपनी पहचान बताते हुए रेयान ने कहा, नमस्ते आंटी, मैं रेयान हूँ, आरोही का फ्रेंड। वो बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आई तो मुझे लगा एक बार देख लूं सब ठीक है या नहीं, इसलिए उससे मिलने चला आया। वैसे कहाँ है आरोही आजकल? रेयान की बात सुनकर कात्यायनी को थोड़ा ताज्जुब हुआ कि अगर ये आरोही का दोस्त है तो आरोही ने कभी इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। पर आरोही तो वैसे भी कुछ नहीं बताती। सोचकर कात्यायनी ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और रेयान को अंदर आने का इशारा करते हुए रूखे अंदाज में कहा, आओ बैठो। रेयान को कुछ समझ नहीं आया कात्यायनी इतना रूड और अजीब क्यों बिहेव कर रही है। तो रेयान कुछ देर तक तो डोर पर ही खड़ा सोचता रहा, फिर चुपचाप आकर अंदर सोफे पर बैठ गया। इधर आदित्य आरोही के पास बैठा अभी भी सोच में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही और कात्यायनी में से किसे चुने। अगर आरोही को बचाने के लिए वो कात्यायनी को जान से मार देता है तो आरोही इस बात के लिए उसे कभी माफ नहीं करेगी। मैं नहीं चुन सकता तुम दोनों में से किसी एक को, मुझसे नहीं होगा, आदित्य ने मन ही मन कहा। आदित्य अभी बैठा ये सब सोच ही रहा था कि काव्या वहां आ गई। वो सुबह सुबह ये देखने आई थी कि आदित्य ने उसकी शर्त पूरी की या नहीं, पर आदित्य को ऐसे सोच में डूबा देख काव्या को गुस्सा आने लगा। लगता है आरोही की जान प्यारी नहीं है तुम्हें। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जितना लेट होगा जागने में उतना ही मौत के करीब पहुंचेगी तुम्हारी आरोही। सो जल्दी डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। शर्त में देरी करोगे तो हो सकता है मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं मना कर दूं अपना खून देने से। फिर क्या होगा? वेट, मैं बताती हूँ। तुम आरोही से परमानेंट हाथ धो बैठोगे। रह गई कात्यायनी, उससे तो मैं खुद ही निपट लूंगी। कहते हुए काव्या आदित्य को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगी। काव्या की बातें सुनकर आदित्य की टेंशन और बढ़ गई। उसे पता था काव्या सनकी है। अगर सच में उसका मूड चेंज हो जाएगा तो अपना ब्लड देने से मना कर देगी। अब जो करना है जल्दी करना होगा सोचकर आदित्य ने काव्या से कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं शर्त पूरी कर दूंगा और आज ही। तुम बस अपना ये काला जादू खत्म करने की तैयारी करो। काव्या ने इस पर दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, ओके, तुम अपना काम पूरा करो और मैं अपना। मिलते हैं शाम को फिर, बाय। अच्छा हाँ, शर्त में एक बात ऐड करना भूल गई थी मैं। इससे पहले काव्या अपनी बात पूरी कर पाती आदित्य ने उसे बीच में टोकते हुए पूछा, अब और क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे कात्यायनी की मरते वक्त की चीखें सुननी है, उसका वो डरा हुआ चेहरा देखना है। तो जब उसे मारने जाओ तुम मुझे भी बता देना, वरना शर्त पूरी नहीं मानी जाएगी। आदित्य के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए काव्या ने कहा। काव्या की ये बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक गया। क्या तुम सच में पागल हो गई हो? इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो तुम?
गुस्से से चिल्लाते हुए आदित्य ने कहा। इस पर काव्या ने हंसते हुए मुंह फेर लिया और जाते जाते बोली, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूं और दया करना मेरे कैरेक्टर को सूट नहीं करता। काव्या तो चली गई, पर आदित्य अभी भी उसके दिए सदमे से बाहर नहीं आ पाया। सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था कि वो ये सब कैसे करेगा। इधर रेयान और कात्यायनी काफी देर तक चुप बैठे रहे। कात्यायनी इतनी दुखी थी कि किसी से बात करने का उसका मन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ रेयान कात्यायनी को ऐसे गुमसुम देख हैरान हो रहा था। कात्यायनी का उतरा हुआ चेहरा देख उसे ये तो समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर क्या ये जानना था। यही जानने के लिए हिम्मत करके रेयान ने कात्यायनी से पूछा, क्या हुआ है आंटी, सब ठीक है ना? इस पर कात्यायनी ने दुखे होते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है। आरोही को किसी ने किडनैप कर लिया है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। कात्यायनी की बात सुनकर रेयान को बहुत बड़ा झटका लगा। रेयान को जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आरोही को भी किडनैप कर सकता है। क्या? कैसे? आरोही को कोई किडनैप क्यों करेगा? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। शॉक्ड होते हुए रेयान ने कहा। इस पर कात्यायनी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता किसने और क्यों किडनैप किया है मेरी बच्ची को। अभी तक किडनैपर्स ने कॉल भी नहीं किया फिरौती मांगने के लिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। क्या पता किडनैपर को फिरौती चाहिए ही ना हो। रेयान ने कुछ सोचकर कहा। रेयान की बात सुनकर कात्यायनी का भी दिमाग ठनका। उसे भी एक पल को लगा कि शायद रेयान सही बोल रहा है, क्योंकि किडनैपर्स को अगर फिरौती चाहिए होती तो अब तक उनका कॉल आ चुका होता, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। मगर एक सवाल तब भी खड़ा हो रहा था, फिरौती नहीं चाहिए तो किडनैप क्यों करेगा कोई? रेयान की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कात्यायनी ने पूछा। रेयान ने नाम में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, पता नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने बता दिया। कुछ भी हो सकता है, वेट करिए और कुछ दिन, क्या पता उनका कॉल ही आ जाए। इस वक्त टेंशन से कात्यायनी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक से एक अजीब सवाल आ रहे थे मन में, पर जवाब किसी को नहीं पता था। रेयान की बातों ने एक दो सवाल और बढ़ा दिए थे कात्यायनी के मन में। एक बात बताओ, कॉलेज में किसी से लड़ाई तो नहीं हुई थी आरोही की, या कोई ऐसा जो आरोही को पसंद ना करता हो? कात्यायनी ने रेयान से पूछा। कात्यायनी को यह भी शक हो रहा था कि कहीं कॉलेज के ही किसी स्टूडेंट ने तो नहीं किडनैप किया है आरोही को। पर कात्यायनी के शक को दूर करते हुए रेयान ने कहा, नहीं आंटी, आरोही की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो किसी से बात भी नहीं करती कि कोई उसे पसंद या नापसंद करेगा। कात्यायनी को भी रेयान की बात सही लग रही थी, क्योंकि कात्यायनी भी जानती थी आरोही कभी किसी से बात नहीं करती ज्यादा। लड़ाई मोल लेना तो बहुत दूर की बात है। पर फिर ये सवाल पैदा हो रहा था कि क्यों कोई किडनैप करेगा आरोही को? पैसों के लिए करता तो अब तक कॉल कर चुका होता। ये सब सोच सोचकर कात्यायनी पागल हो रही थी। रेयान ने कात्यायनी को जब और परेशान होते हुए देखा तो उसे सांत्वना देते हुए कहने लगा, डोंट वरी आंटी, आरोही मिल जाएगी। रेयान की बात सुनकर कात्यायनी ने भी सिर हिलाकर हाँ में भर दी। रेयान को आए काफी देर हो चुकी थी तो अब वोट कर कात्यायनी को बाय बोला और अपने घर जाने लगा। कात्यायनी भी ज्यादा मेहमान नवाजी करने की स्थिति में नहीं थी, तो उसने भी रेयान को जाने देना ही सही समझा। रेयान ने बाहर जाने के लिए जैसे ही कात्यायनी के घर का दरवाजा खोला तो सामने देखा कि आदित्य खड़ा था। आदित्य को वहां देख रेयान मन ही मन उसे गालियां देने लगा। पता नहीं कैसे हर जगह टपक जाता है ये, पहले कॉलेज फिर अब यहाँ आरोही के घर पर। आदित्य को घूरते हुए रेयान ने मन ही मन कहा। आदित्य भी रेयान को आरोही के घर से निकलते देख काफी सरप्राइज हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉलेज नहीं जाना क्या? आदित्य ने रेयान से पूछा। इस पर रेयान ने एकदम शांत होते हुए कहा, हाँ कॉलेज तो जाना ही है, मैं बस आरोही को देखने आया था तो पता चला कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। आपको कुछ पता है इस बारे में? रेयान ये कहते हुए आदित्य को शक की नजर से देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि आरोही को किसी और ने नहीं बल्कि
आदित्य ने ही किडनैप किया है। रेयान को अपनी तरफ ऐसे घूर कर देखते हुए देख आदित्य को भी समझ आ गया कि रेयान को उस पर शक हो रहा है। तो आदित्य ने तुरंत अपने बचाव के लिए अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, हाँ, मुझे भी कल ही पता चला। देखो क्या होता है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आरोही जल्दी मिल जाएगी। रेयान ने भी आदित्य की बात में हामी भरी और वहां से चला गया। रेयान के जाने के बाद आदित्य वहीं दरवाजे के पास ही खड़ा होकर धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगा, आई एम सॉरी आरोही, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी लाइफ का सवाल ना होता तो मैं ये कभी नहीं करता आंटी के साथ। मुझे माफ कर देना। आदित्य को ऐसे खुद से बातें करते देख कात्यायनी वहां आ गई। क्या हुआ बेटा, ऑल वेल? कात्यायनी ने अचंभे से पूछा। आदित्य ने इस पर बिल्कुल शांत लहजे में जवाब देते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वो मैं आपके लिए जूस लाया था, प्लीज पी लीजिए। कल से कुछ नहीं खाया है ना आपने? ऐसे ही चलता रहा तो बीमार पड़ जाएंगी आप। फिर आरोही वापस आने के बाद मुझसे पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, रख दो, बाद में पी लूंगी। कात्यायनी ने आदित्य की बात को टालते हुए कहा। इस पर आदित्य जिद पर अड़ गया, बिल्कुल नहीं, आप अभी पी रही हैं ये, बिना पिलाए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। आदित्य की जिद पर हार मानकर आखिरकार कात्यायनी वो जूस पीने लगी। पर जैसे ग्लास खत्म होने को हुआ, कात्यायनी का सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कात्यायनी के हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ से ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। इसके कुछ सेकंड्स के भीतर कात्यायनी भी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। आदित्य वहीं खड़ा ये सब देख रहा था और अपनी हरकत पर रिग्रेट कर रहा था। कात्यायनी के जमीन पर गिरते ही आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैं आपके साथ ये कभी नहीं करना चाहता था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। कहते हुए आदित्य भी कात्यायनी के पास वहीं जमीन पर बैठ गया। शाम के 4 बज चुके थे। काव्या ये सोचकर खुशी खुशी आदित्य के घर जा रही थी कि आज आदित्य कात्यायनी को जान से मारेगा और वो इस घटना को सामने से एंजॉय करेगी। पर जैसे काव्या आदित्य के घर पहुंची तो देखा कि आदित्य मंत्र जाप कर रहा था। काव्या ये देखकर शॉक्ड रह गई। दरअसल आदित्य किताब में लिखे उस मंत्र को बोल रहा था जो आरोही पर किए गए काले जादू के असर को खत्म कर सकती थी। ये देख काव्या को ये समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य उसके खून के बिना ये क्यों कर रहा है। काव्या को ये अच्छे से पता था कि बिना उसके खून के आदित्य उस मंत्र को आजमाने की बेवकूफी नहीं कर सकता है। फिर भी अगर आदित्य ऐसा कर रहा था तो इसके पीछे जरूर कोई बात है। काव्या को अब टेंशन होने लगी कि कहीं आदित्य ने सच में आरोही को ठीक कर लिया तो उसका सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। यही सोचकर मंत्र पूरा करने से आदित्य को रोकने के लिए काव्या दौड़ के उसके पास गई और उसे वार्न करते हुए कहा, अगला एपिसोड अथवा नई कहानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें।